अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। लहजों की तुर्शी बढ़ती जा रही है। आज जो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो सब कुछ हो सकती हैं, मगर सियासत नहीं थी। ज़बानें मजीद सख्त हो रही हैं। बहरहाल इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। ये अलमिया अपनी ज़ात में इस कदर अफसोसनाक है कि इन इल्जामात की बौछार में तहकीकात का किसी के जहन में भी नहीं आता। बस इल्जामात की गंदगी से पहले से मुनक़सिम मुआशरे में मजीद नफरतें फैलाकर अपना अपना सियासी मंजन बेचा जाता है। शायद इन्हीं नफरतों और तकसीम में हमारी सारी की सारी विजनरी क़यादत की बका है। इसके अलावा कल शाम से बुशरा बीबी से मंसूब एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वो अपनी सोशल मीडिया टीम के हेड को हिदायत दे रही हैं। इस क्लिप की फॉरेंसिक तस्दीक होना बाकी है, लेकिन इसकी तरदीद ताहाल पीटीआई ने यह नहीं की कि यह बुशरा बीबी या फिर अरसलान खालिद की आवाज़ नहीं। इस क्लिप के बाद सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या पीटीआई के सोशल मीडिया नैरेटिव को बुशरा बीबी डिज़ाइन और ड्राइव करती हैं। ये जो ऑडियो गुज़िश्ता रात लीक की गई सोशल मीडिया पर, बिल्कुल उस वक्त जब गुज़िश्ता रात इमरान खान का जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक और मामला रहेगा कि उन्होंने जो खिताब किया उसमें जो कुछ कहा उसका मतलब क्या है। जानेंगे कि इमरान खान क्या सियासत में न्यूट्रल्स की मुदाखलत के खिलाफ हैं, जो कि उसूल भी है, या वो उन्हीं से कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, जो उनका सियासी किरदार बढ़ाने के मुतरादिफ है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसहाक डार की वापसी की खबरों के दौरान मिफ्ता की रुखसती की अफवाहें हैं। पार्टी लीडर्स क्यों यकजहती का इजहार कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के साथ मोहब्बत में, या किसी और की नापसंदीदगी इसहाक डार के लिए है। इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मौजूद है। जानने की कोशिश करेगी कि क्या सियासत इस्तेहकाम की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और महमद सरफराज साहिबा मेरे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। आज यके बाद दीगरे बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, हुकूमत की तरफ से भी और फिर पीटीआई की जानिब से भी की गई हैं। जो कॉन्टेंट इनका रहा, कुछ हमने सुनवाया भी, कुछ हिस्से सुनवाए जाने के काबिल भी नहीं है। जिस तरह का ज़बान या लबो लहजा इख्तियार किया गया, ये नेशनल लेवल के सियासतदान हैं, हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं भी इस वक्त। क्या यही सियासत रह गई है मुल्क में? क्या यही कुछ अवाम को डिलीवर करने को रह गया है? शुक्रिया आयशा। नेशनल लेवल के सियासतदान तो पता नहीं हैं या नहीं है, लेकिन खासे लो लेवल के नज़र आते हैं जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत रिसेंटली मैंने बहुत से अपने जो टीवी टॉक शो में जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि पॉलिटिशियंस तो नहीं है इसमें, और मैं अवॉइड करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि हम को एनालिस्ट जो हैं वो गुफ्तगू करें, क्योंकि अब पॉलिटिशियंस के साथ प्रोग्राम आने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप अकेले हैं और दो पॉलिटिशियंस हैं तो आप समझ लें कि आपका जो भी बात होगी वो ज़ाया जाएगी, क्योंकि वो आपस में लड़ते रहेंगे। जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। और मुझे नहीं कि इतना ज़्यादा डीजेनरेशन हो गई है कि हमें समझ में नहीं आता कि अब वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं जाती, इनकी गुफ्तगू सुनी नहीं जाती, और जी चाहता है कि आप चैनल्स जो है या तो आप एंटरटेनमेंट में चले जाएं या स्पोर्ट्स देखने लगें या BBC, CNN, अल जज़ीरा देखने लगें। और मैं अक्सर यही करता हूँ कि अल जज़ीरा को मैं प्रेफर करता हूँ इवन ओवर CNN एंड BBC, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा होती हैं, मालूमात ज़्यादा होती हैं। तो मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है जो ओवर द ईयर्स हमारी जो पॉलिटिक्स में जो जवाल आया है, और सबसे ज़्यादा जवाल जो है वो ज़बान का आया है। मज़हर अब्बास साहब, कतई कलामी की माजरत, इसी के अंदर एक छोटा सा सवाल। जब हम बैठते हैं मीडिया के दोस्तों के साथ या इन हाउस कभी गुफ्तगू हो रही होती है चैनल्स के अंदर, और इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया जाए कि आज का बच्चा कोई टीवी देख रहा है वो क्या सीख रहा होगा, तो बहुत से हमारे कलीग्स जो हमसे पहले थे या सीनियर हैं वो इस बात को बाज़ इस तरीके से भी जस्टिफाई करेंगे, इसमें नया क्या है। 90 की दिहाई में नून लीग क्या कुछ नहीं करती रही बेनज़ीर के साथ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, वली खान खानदान के लिए क्या जबान इस्तेमाल नहीं की गई, बेगम राना लियाकत अली खान के लिए क्या जबान इस्तेमाल। मतलब एक ये बात कह देना कि 5 साल पहले क्या हुआ या किसी ने क्या किया, ये जस्टिफिकेशन है कि आज 2022 में आप वैलिड हो ये सब कहने और करने के लिए? देखिए, जस्टिफिकेशन तो
गाली की कभी भी नहीं होती, चाहे वो आज से 100 साल पहले दी गई हो, 200 साल पहले दी गई हो। चीज़ ये है कि ओवर द इयर्स पिछले 15-20 सालों में आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी, पहले प्रिंट का ज़माना होता था, इवन अगर किसी जलसे में कोई गाली निकल जाती थी तो जाहिर है वो फिर प्रिंट में नहीं आती थी, वो उसको वहाँ डेस्क बैठ के एडिट कर देती थी, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता था। अब मसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में हम इस चीज़ को सेंसर नहीं करते बल्कि एंजॉय करते हैं। हम अगर टीवी टॉक शो पे गुफ्तगू हो रही होती है और पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पे गिलास उठा लेते हैं, थप्पड़ मारते हैं, गाली देते हैं, तो ये नहीं होता कि हम ब्रेक ले लें, ये नहीं होता कि हम उसे म्यूट कर दें, हम उसको इनकरेज करते हैं, हम उसे अपने प्रोमो का हिस्सा बनाते हैं कि देखिए इसकी, और फिर शाम को या दूसरे दिन कहते हैं कि देखिए इस प्रोग्राम की वजह से हमारी रेटिंग्स कितनी ऊपर चली गई। ये हमारा ओवरऑल माइंडसेट बन गया है, इसलिए कि इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू खत्म हो गई है, दलील से बात करना खत्म हो गई है। अपनी जब दलीलें आपके पास, दलील कमजोर हो तो फिर यही कुछ होता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी आपकी कमजोर जो है वो वोकैबुलरी भी, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती जा रही है। हमें अंदाजा नहीं होता कि हम कौन से अल्फाज किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा जो है इसकी मुतकाजी है कि सीरियसनेस लाई जाए सियासत के अंदर, गुफ्तगू के अंदर, चाहे इवन टीवी की पॉलराइजेशन देखें ना, मीडिया पॉलराइजेशन, वेरी वैलिड। अगर एक व्यूअर से आप बात करें और वो ये कहना शुरू कर दे कि मैं पीटीआई के लिए इस चैनल को देखता हूं और पीएमएलएन के लिए इस चैनल को देखता हूं, इसका मतलब है कि मीडिया की इंडिपेंडेंस को खुद मीडिया ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक संजीदगी सियासत में और एक मीडिया की जिम्मेदारी। आमिर जिया साहब, पहले पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने देखा गुज़िश्ता हुकूमत या उससे पिछले जो भी हुकूमत थी, अभी पीटीआई की गुजरी है, तो वहां भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इल्जामात, तंज, ताने, नेम कॉलिंग, सब कुछ होता रहा। आज नून लीग की है तो आज कम अज कम भी मलिक अहमद खान, अता तारड़, राना सना, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, इन सब ने गुफ्तगू की और अंदाज वही जो माजी की हुकूमत के रहे। आपके ख्याल में क्या सियासतदान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर पा रहा है कि ये दिस इज इजी वे आउट, कि अगर लीगल ऑप्शन है तो आप वहां जाएं, इंतजामी ऑप्शन है तो आप वहां जाएं और अवाम का पैसा जाया ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर? अच्छा, इसमें देखिए कि मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी तरह से अहाता कर दिया है कि जो डीजनरेशन हमारी सियासत में इन्हितात नजर आता है उसकी उन्होंने बात कर दी है। मैं समझता हूँ इन्हितात क्यों है, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सिर्फ सियासी अमल को है अखलाकी उस पर यार्डस्टिक पे नहीं देख सकते। हमें देखना ये होगा कि आज ये रियासत पाकिस्तान का बुहरान है, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको मीडिया में नजर आती है, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको हमारे सियासतदान की जबान में, उसके गुफ्तगू में, उसके सियासी पैंतरों में नजर आती है, कलाबाजियों में नजर आती है, और इदारों की भी जो भी उनका एक अमल है उसमें नजर आती है। तो एक कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली हम पोजीशन में आ गए हैं कि ये जो बुहरान है सिर्फ अखलाकी नहीं कि जी गाली दे दी, गाली तो खैर हमारी अरसे से दी जाती रही है, प्री पार्टीशन डे से दी जा रही है। मैं कलामी की माजरत, क्या जो टॉप टियर लीडरशिप है सर वो भी अप्रिशिएट नहीं करती है? हमारे सामने तो जो रिपोर्ट होता है या हमें निजी महफिलों में पता चलता है, टॉप टियर लीडरशिप जो लोग मीडिया में आके बात करते हैं उनके अंदाज को अप्रिशिएट करती है, उसी हिसाब पे जगह बनती और मिलती है। देखिए नहीं, लीडरशिप भी अप्रिशिएट करती है और जो टीवी देखने वाले वो भी अप्रिशिएट करता है। ये जो मजहर साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, ये जो रेटिंग आती है जब गालम गलोच होती है, चीख चहाड़ होती है, तो उसकी रेटिंग क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि हमारे माशरे में उसकी पजीराई है, लोग देखना पसंद करते हैं। वो गालिबन एंटरटेनमेंट चैनल के उनको ड्रामे इतने अच्छे नहीं लगते जितने उनको टॉक शो में मजा आता है। उन्हें आता है कि जी फला शख्स आकर इस तरह से मतलब दिल खोल कर बोलेगा और पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू करेगा, तो इस चीज के भी पैसे होते हैं और माशाल्लाह बनाए जा रहे हैं। अच्छा, यही चीज आपको रिफ्लेक्ट करती है सोशल मीडिया में। वहां पर आप देखें कि वहां तो मतलब जितनी आप इंतहा पसंदाना बात करेंगे तो आपका माशाल्लाह ज्यादा व्यूअरशिप होगी, ज्यादा आपको लोग देख रहे होंगे। तो ये सब चीजें अपनी जगह हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन ये चीजें जो होंगी, ये जो फला साहब ने क्या कहा और फला ने उसके जवाब में क्या गाली दी, आने वाले 10-20 साल में फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगी। असल जो है वो जो रियासत का बुहरान है कि हम मेजर इश्यूज अपने तय नहीं कर पा रहे, हम उस पर हमारी तवज्जो मेरे ख्याल में ज्यादा होनी चाहिए। कि आप देखें कि हमारे इदारे, कोई भी इदारा ले लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान
ले लें, सबके सब मुतनाज़ा बने हुए, पार्लियामेंट मुतनाज़ा बनी हुई है, सियासी जमातें जो हैं वो मुतनाज़ा बनी हुई हैं। कोई जो है जो अवाम की उमंगों के हिसाब से इनके प्रो पीपल डिसीजन लेना, अवाम दोस्त फैसले करना, अवाम दोस्त बात करना, वो आपको कहीं पे प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रही है। अच्छा, उसकी वजह से आप देखें कि एक आम आदमी का, बल्कि मैं कहूँगा पढ़े लिखे पाकिस्तान का इत्तेमाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है इस पूरे सिस्टम के ऊपर से। और जितने दिन गुजर रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि मजीद इन्हितात आ रहा है। तो मैं तो इस चीज को बहुत ही गंभीर देखता हूं, और ये तो एक रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने गाली दे दी। दिलों में क्या चल रहा है, फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। अब कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या उनकी ये ड्यूटी है रिकॉर्ड करना? मतलब है कि बड़ी फुर्सत है, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कौन फिर बात सुन रहा है, दहशतगर्दों के ऊपर कौन सा कर रहा है? ये बहुत सारे फिर सवाल आ जाते हैं। बहुत ही वैलिड सवाल के कौन रिकॉर्ड कर रहा है, हमारा तो जी कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन लीक कर रहा है, मकसद क्या है, और ये हमारे साथ चल रहा है। ये हमारी सियासत में एक नया फिनोमेना नहीं है, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन महमल साहिबा, जो यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह आज सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, पीटीआई की जानिब से उस ऑडियो को लेकर जिसे कहा जाए कि बिल्कुल खुल के कि ये वो लोग नहीं है, ऐसी कोई तरदीद तो नहीं आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जरूर हुई। मगर दूसरी तरफ जो हुकूमती वुज़रा रहे या नून लीग के जितने लीडर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की, वो बड़े आराम से कहते रहे कि इमरान खान की अहलिया या बुशरा बीबी की आवाज़ नून लीग हुकूमत में है। आप सिर्फ इल्जामात के ऊपर या सुनी सुनाई बात के ऊपर बैठकर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर जाएं, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, ये क्यों नहीं करते हैं? ये खुद भुगत चुके हैं, तहकीकात का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों? क्या फ़र्क है फिर गुज़िश्ता में और आज में? देखिए आयशा, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है जो कि मदर साहब और आमिर साहब दोनों ने उस तरफ इशारा भी किया है कि हमारी जो सियासत है वो अब यही हो गई है कि यानी कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूं, आप जवाबी हमला मेरे पे कर दे, मैं फिर आपको उससे ज़्यादा बुरी ज़बान में उसका जवाब दूं, आप फिर उससे बढ़कर जो है मेरे पे हमला कर दे। तो ये जो एक चीज़ है, ये एक विशियस सर्कल बन गया है। और देखिए ख़ास तौर पर जैसा मदर साहब ने भी बताया कि पहले ये नहीं होता कि पहले सियासत इस तरह की नहीं होती थी या कोई इस तरह के बयानात नहीं दिए जाते थे, लेकिन उनकी कवरेज का तरीका और था। प्रिंट था, फिर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी एक ठहराव था किस तरीके से। ये सोशल मीडिया के आने से एक तो इंफॉर्मेशन जो उसके बहुत सारे प्रोज भी हैं सोशल मीडिया के, लेकिन कॉन्स में ये भी चीज़ आती है कि इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं या इस किस्म के जो बयानात हैं वो एम्पलीफाई होते हैं और वो बार बार शेयर किए रहते हैं, वायरल होते हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे भी आते हैं, आपके फैमिली ग्रुप्स में भी आते हैं, दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर किए जाते हैं। तो ये जो चीजें, इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अब ये देखिए कि सोशल मीडिया को सबसे पहले एक जमात ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में बाकी जमातें भी उसके मुकाबले में तो नहीं आ सकती। जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने देखा कि ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग जिस तरीके से की जाती है, जिस तरीके से जो है वो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, जिस किस्म की जो बातें सहाफियों के ऊपर हमला, ये देखिए जो एक पूरा नैरेटिव भी अभी भी जो बना है एक अमेरिकी साजिश का या फॉरेन साजिश का, उसके अंदर भी क्या एलिमेंट आ रहा है? उसके अंदर असल में एलिमेंट तो है ही है कि ये जिन्होंने इनका साथ दिया सब गद्दार हैं। अब गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना सियासत के अंदर, ये बड़ा एक वैसे ही गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को देना, ये बड़ा डेंजरस काम है, खासतौर पर हमारे जैसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर ये बहुत एक बड़ी सेंसिटिव चीज समझी जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मजहब कार्ड का भी जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा सियासत के अंदर होना शुरू हो गया, बहुत नॉर्मलाइज हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर जिस तरीके से झूठ बोले जाते हैं, वो झूठ जिस तरीके से एम्पलीफाई किए जाते हैं, ये जो चीजें हैं ये होनी तो नहीं चाहिए। हम इखलाकियात की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा मैं ये भी कहूंगी कि ये भी एक बड़ा कड़वा सच है कि अब शायद इससे पीछे हटना बहुत मुश्किल है जब तक कि सारी की सारी सियासी जमातें। महमल साहिबा, कतरा कलामी की माजरत, जब आप ये कह रही हैं पीछे हटना मुश्किल है, दो बातें की। ऊपर एक मजर साहब ने मीडिया रोल की बात की और फिर आमिर ज़िया साहब ने उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि टीवी देखने वाला भी अप्रिशिएट करता है, या टीवी ने भी इस पर रेटिंग ली और इसी को उठाया। और फिर आपने एक कदम आगे जाके जब डिजिटल की बात की, और यहाँ पूरी डिजिटल की वॉरफेयर की तैयारी रही हमारे सामने गुज़िश्ता 5-7 साल में कि किस तरह मुखालिफिन को हैंडल करना है नैरेटिव बनाकर। तो क्या कुछ सख्त रूल्स, अब आप जब ये कह रही हैं कि पीछे ही नहीं हटा जा सकता, तो जाहिर बात है ये वो एक्सपोजर या स्प्रेड है जो हर घर और हर हाथ में इस वक्त मौजूद है। इसके लिए कोई रूल्स हैं, पीछे ले जाया जा सकता है, अखलाकियात को सिखाया जा सकता है, या सब अब खत्म है? मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप ऑडियंस को अच्छी चीज दिखाएं ना, तमीज वाली चीज दिखाएं ना, तो वो फिर भी वो देख लेते हैं।
आप उनको ये चीज अगर नहीं देंगे, ये ऑप्शन ही ना हो, आप अपनी स्क्रीन पे अगर ये चीज नहीं लेंगे या सियासतदान इस तरह की बात नहीं करेंगे, तो वो फिर अगर उनके पास होगा ही नहीं देखने के लिए कोई ऐसी चीज, तो अच्छी चीजें चलती है ना। हमारे पास शाहजेब खानजादा साहब का शो है, उसकी भी टॉप रेटिंग आती है। कामरान खान साहब बहुत अच्छा शो करते हैं, और भी लोग हैं जिनके शोज में कोई बदतमीजी, कोई गालम गलोच, कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। आप भी शो करती हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज में मैं जो बात ये कर रही थी कि सब सियासी जमातों को बैठकर एक्चुअली इसके ऊपर खुद, जिस तरह मीडिया ने भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट कुछ चीजों का बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर सियासतदानों को भी इकट्ठे, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, वो यही हुआ था कि हमने बहुत सारी माजी की गलतियों से सीखा है, तो अब हम आगे इस तरह बढ़े। वो बढ़े ना बढ़े, कुछ उन्होंने गलतियां दोबारा रिपीट भी की। अब भी अगर सारी जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई साथ बैठ जाए और कहें कि जी हमने कोई अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट, हमने बदतमीजियां नहीं करनी, सोशल मीडिया भी कोड ऑफ कंडक्ट हम बना लें। इस बात को मैं बाद में खोलूं, आप बता दें इमरान खान साहब को कौन बिठाए सबके साथ, या वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे या किसके साथ चल सकेंगे, ये तो बड़ा अहम सवाल है। देखिए आयशा, इस वक्त तो शायद जो है वो लग तो ऐसे रहा है कि वो नहीं बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हो सकता है, देखिए हमें माजी में यही लगता था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, वो जिस तरीके से दूसरे के राइवल थे, तो बैठ तो गए ना। तो ये हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कुछ चीज ऐसी हो जाए, क्योंकि पीटीआई के अंदर लोग हैं ऐसे जो ये बात कर रहे हैं कि हमें मिल बैठकर इस चीज का जो है वो कोई ना कोई लाएमल निकालना चाहिए। न्यूट्रल से हर वक्त बात, न्यूट्रल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और न्यूट्रल्स का वैसे भी सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर अपनी जो है ये चीजें तय कर लें। बहुत सारी चीजें मजहर साहब, जो महमल बात कर रही हैं कि बैठना ही पड़ेगा और बैठने की तरफ जाना चाहिए, मगर जिस तरह की ऑडियो लीक रात सामने आ रही है उसके ऊपर मैं अगर पहले चली जाऊं कि क्या एक बार साइड पे रखते हुए ये जो गुफ्तगू है सिर्फ इसका एक सियासी एंगल देखते हुए कि क्या पीटीआई के पास जो गद्दारी का बयानिया रहा मार्च अप्रैल में, आपके ख्याल में क्या उस बयानिए से पीटीआई ने सक्सेसफुली अर्न किया और एक कामयाब बयानिया रहा? देखिए आयशा, उससे पहले मेरे ख्याल में मीडिया अगर संजीदगी का मुजाहरा करे, और मीडिया में लोग जो हैं, जाहिर है उसमें ओनर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके बाद डायरेक्टर न्यूज़ वगैरह का, मीडिया अगर ये तय कर ले कि इस तरह की चीज़ों को नहीं दिखाना, तो मेरा ख्याल है इस मसले को, ये दबाव जो है सियासी जमातों पर हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह की लैंग्वेज हम नहीं दिखाएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे। और मैं ये आपको बताऊं कि जिस तरह आमिर कह रहे थे ना कि लोग इसे एंजॉय करते, लोग एंजॉय नहीं करते। देखिए, जब स्क्रीन पर कोई झगड़ा चल रहा होता है तो ये बड़ा नेचुरल है कि आप झगड़े को देखने के लिए रिमोट को रोक देते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको पसंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो रेटिंग फार्मूला है उसका सबसे बड़ा नुक्स ये है कि इस प्रोग्राम को कितनों ने व्यू किया, ये बुनियाद बनता है आपकी रेटिंग के। ये नहीं बनता कि कितनों ने इसे पसंद किया, इस कंटेंट को कितनों ने पसंद किया, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने डिसलाइक किया। हमारा बनता ये कि कितनों ने इस प्रोग्राम को व्यू किया। तो जाहिर है जहां झगड़ा चल रहा होगा तो मैं भी थोड़ी देर के लिए रिमोट रोकूंगा, वहां देखूंगा कि ये हो क्या रहा है, फिर मैं अपनी नाराजगी का इजहार करूंगा। यार ये तो लड़ते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मगर मदर साहब, कतई कलामी की माजरत, महमद सियासतदानों के बैठने की बात करी, मगर इस मीडिया को कौन एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा? ये तो मीडिया खुद इतना पोलराइज्ड है कि जो नहीं दिखाया जाना होगा, जो उसको दिखाएगा वहां सब देख रहे होंगे। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। फर्ज करें जो ये ऑर्गेनाइजेशन एडिटर्स की और डायरेक्टर न्यूज़ उनकी बनी है, चले आप पीबीए को एक तरफ रखें, अगर एडिटर्स की ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट की बॉडीज ही बैठ जाएं, एडिटर्स की बॉडीज बैठ जाओ, वो फिर दबाव डालें कि जी इन चीज़ों को हमने नहीं दिखाना, इन चीज़ों को रेजिस्ट करना है। जाके पॉलिटिकल पार्टी से कहें वो कि हम, अगर आपने अपनी ये ज़बान को दुरुस्त नहीं किया तो हम आपके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। चले खिलाफ नहीं चलाएं, आप कहें कि हम इसको ब्लैकआउट करेंगे। ठीक, आप देखें कि उनके रवैयों में तब्दीली आएगी, इसलिए कि मीडिया पावर जो है वो आज भी बहुत है। आप चाहें तो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, अगर आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, अगर आपके ये वाले इंटरेस्ट अटैच्ड हैं, तो जाहिर है प्रोफेशनल्स को उसमें प्रॉब्लम आएगी। बदकिस्मती से जब तक ये पोलराइजेशन हमारी नहीं ख़त्म होगी, हम इसी तरह की, आप देखें कि कितनी खबरें हम, ये जिस तरह अभी आपने ऑडियो लीक की बात की, किसी वीडियो लीक की बात करी, मुझे कोई एक केस ऑडियो और वीडियो लीक का बता दें जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। वेरी ट्रू।
जिसको आपने वो किया हो, आगे बढ़ाया हो और साबित किया हो कि हाँ ये इसी की थी, इसलिए कि उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी है। जब आप इस चीज को साबित नहीं कर सकते, जब आप इस चीज पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो मुझे क्या राइट पहुंचता है कि मैं कोई कहीं से एक ऑडियो आ गई, मैं उसको चला रहा हूं, उस पर प्रोग्राम भी कर रहा हूं, उस पर बहस भी कर रहा हूं, एक वीडियो आ गई, मैं उसे चला भी रहा हूं, उस पर बहस भी कर रहा हूं, और स्टेट के लेवल पे उसके हवाले से कुछ नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी, लेकिन क्या उसके बाद आपने कोई चीज आगे बढ़ाई है? नैप के चेयरमैन की वीडियो आई, उसके बाद उस पर कोई इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी का हमने हवा में सुना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हम एज ए मीडिया पर्सन इन चीजों को चलाते हैं। इन पे मुझे बताएं कि किसी मीडिया हाउस ने, किसी जर्नलिस्ट ने इसको इन्वेस्टिगेट जाके किया है कि यार इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इस ऑडियो, इसकी वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है? बस हम जराए चलाए जा रहे हैं, जराए से चलाए जा रहे हैं, और जराए की जर्नलिज्म जो है, क्योंकि जाहिर है हम बड़े आसानी से कहते थे जी ये तो मुझे फलां सोर्स से मिली है। बिल्कुल ठीक। आपकी सोर्स बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए, वरना आपको ये राइट नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की चीजें चलाएं। बिल्कुल ठीक। विदाउट मतलब साहब एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, और जो वो जराए हैं शायद हुकूमती वज़ीर के, फिर उन जराए के ऊपर ही बात किए जा रहे हैं। आप तो हुकूमत में कम से कम तस्दीक शुदा चीज सामने रखें, हुकूमत होते हुए उसकी जिम्मेदारी का एहसास करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर ज़िया साहब से जानेंगे कि जो बयानिया रहा उसने क्या डिलीवर किया, और क्या इमरान खान साहब वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आमिर ज़िया साहब, वहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए, ये जो गद्दारी का बयानिया पीटीआई के पास मार्च अप्रैल में हमने देखा, क्या इस बयानिए ने डिलीवर किया पीटीआई को? और दूसरा सवाल, क्या इमरान खान को हम आज एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, या वो हो चुके हैं? अच्छा, पहले आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट से दिल गिरफ्ता हैं, कुछ मतलब है मायूस हुए हैं, उनको शिकवा है। और सिर्फ इमरान खान को नहीं, उनके जितने चाहने वाले हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, वो भी मतलब है। आप देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट का जो सपोर्ट बेस होता था, और चले वाज़ेह कर मायूसी एस्टेब्लिशमेंट से हुई है और शिकवा भी एस्टेब्लिशमेंट से है, किस बात का? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब और जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी, जिसको हम कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान आर्मी है जिसकी बात हो रही इशारे किनायों में, उसका सपोर्ट बेस या फैन क्लब एक ही होता था, ओवरलैप करता था। अमूमन हमने देखा जो पीटीआई के सपोर्टर हुआ करते थे एक्टिव सोशल मीडिया पे, वो पाकिस्तान आर्मी के भी सपोर्टर थे। अब ये वाली जो तब्दीली आई है, उसमें वो फैन क्लब में आपको एक दरार नजर आई है, और बहुत वसी, और उसमें हम देखते हैं कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो इमरान खान साहब की तरफ चला गया है। और उसमें इमरान खान साहब का वो वाला रवैया नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का हुआ करता था, या उनकी बेटी मरियम साहिबा को हुआ करता था, कि उन्होंने एक झलक दिखाई थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की, लेकिन फिर आपने देखा कि उन्होंने दोबारा कहते हैं ना कलाबाजी खाई, और वो भी फिर प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में तमाम ही लोग जो हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट में मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी जो उस पर कॉर्नर पे एलिमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही हैं। कुछ जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनकी हिमायत कर रही है, और कुछ जो है वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना जो है रवैया या अपनी पॉलिसी को तब्दील करे। इमरान खान साहब का जो एक बयानिया है, और ज़रा वो बयानिया जो है वो एक माजी में पेवस्त है, जो एंटी करप्शन नैरेटिव था वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाया था, और उसको लोग उस पर यकीन करते थे। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे कई बरस तक, 1-2 महीने की बात नहीं है, 4-6 महीने की बात नहीं, बरसा बरस एक बयानिया बना कि जनाब हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो करप्ट है, और हमारे कलामी की माजरत आमिर साहब मेरी करेक्शन कीजिएगा, कतई कलामी की माजरत आमिर साहब मेरी करेक्शन कीजिएगा। आपने एक जुमला कहा कि एंटी करप्शन का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। मेरा आपसे सवाल यह है, एंटी करप्शन का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया या आर्मी ने बनाया? एस्टेब्लिशमेंट देखिए कई उसमें होते हैं। आप पाकिस्तान आर्मी आप कह सकते हैं कि उसका अगर एक लायंस शेयर है तो उसका एक कलीदी किरदार रहा होगा, और जो फिर उसी तरह आप देखें हमारे अदलिया ने क्या कम बनाया, ये जिस तरह के फैसले दिए गए थे और एक सस्लिन माफिया कहा गया था, अदालत जुडिशरी भी उसमें पूरी तरह से मुलविस थी, मुलविस या कहना बल्कि कहना रिस्पॉन्सिबल थी, और ये बयानिया जो था अवाम के दिलों के करीब था। देखिए पाकिस्तान के अवाम बदनवानी से जो हमारी रूलिंग एलीट की लूट मार है उससे तंग है, और अगर ये कोई बयानिया इदारा बनाता है या
कोई भी पोलिटिकल फोर्स बनाती तो बहुत सारे पाकिस्तानी मिडिल क्लास प्रोफेशनल पाकिस्तानी जो तालीम याफ्ता हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं जाकर। तो मैं नहीं कह रहा कि बयानिया गलत था, मैं ये कह रहा हूं कि अब लोगों को गालिबन ये एहसास हुआ है कि वो एंटी करप्शन बयानिए से नीचे आई है एस्टेब्लिशमेंट, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक रद्द अमल हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर पीटीआई को लगा कि एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन बयानिए से नीचे आई तो इसलिए उन्होंने गद्दारी का बयानिया आगे रख दिया? नहीं, दो अलग अलग चीजें। वो जो गद्दारी का एलिमेंट है, देखिए पॉलिटिक्स में एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर्स होते हैं। मैंने एक फैक्टर पे बात की है। आमिर ज़िया साहब, गुज़िश्ता 4 महीने में इमरान खान साहब ने जितनी तकरीरें की हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसमें वो मुखातिब करते रहे हैं और बार बार उनको न्यूट्रल्स बुला के कहते रहे। मैं आ रहा हूँ गद्दारी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले तो करप्शन वाली बात को सेटल कर ले, मैंने बात कर ली। अब आ गई जी गद्दारी की बात हुई है। अब इमरान साहब के नजदीक अगर ये है, देखिए मुदाखलत, ये स्टेटमेंट था ना जो हमारी कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी की जी, इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस एंड कॉन्स्पिरेसी, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी पहले कॉन्स्पिरेसी होती है फिर इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा बड़ी चीज होती है। तो बात ये कि इस चीज को आप कहते हैं ब्रश अंडर द कारपेट नहीं कर सकते। हमारे जैसे ममालिक के अंदर अमेरिका बहादुर का एक रोल रहा है, उन्होंने मैनेज किया है, बाज़ अपने जो स्टूजेस हुए उसके जरिए कर रहे होते हैं। तो ये बात जो है, और ये बयानिया देखें अवाम में मकबूल है, अवाम यकीन करती है उस बात का कि जनाब साजिश हुई है, क्योंकि वो नहीं समझते कि जनाब सिर्फ जरदारी साहब या शरीफ खानदान या फजल रहमान में इस बात की अहलियत थी कि बगैर किसी उनको मतलब कोई गाइड। आमिर ज़िया साहब, उनके समझने पर क्या गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना मुल्क के लिए किसी किस्म की खिदमत है? जो हमने गुज़िश्ता चंद महीनों में देखे, जिस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, आपके कहने पर वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी बांटे गए, वो टॉप टियर लीडरशिप को भी बांटे गए, ये भी कहा गया कि कोई किसी काबिल नहीं। क्या ये मुल्क की खिदमत रही? एक बात हमें ये करनी चाहिए कि मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं कहा कि गद्दारी का लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, न्यूट्रल का लफ्ज हो रहा है। न्यूट्रल को एक तंजिया अंदाज में कहा जा रहा है और वाकई ये बात सही है कि स्टेट क्राफ्ट में न्यूट्रलिटी कोई नहीं होती। अगर स्टेट का इंटरेस्ट, इस वक्त मैं समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि रियासत का बुहरान है, स्टेट का इंटरेस्ट अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो भाई रियासती इदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते, गैर जानिबदार नहीं रह सकते। उन्हें सर, फिर मेरा एक सवाल है, पोजीशन लेनी पड़ेगी। माजरत सर, मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ। आमिर ज़िया साहब, आपकी गुफ्तगू में सवाल बहुत मेरे ज़हन में आ रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट न्यूट्रल नहीं हो सकती, तो थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि इमरान खान को एंटी करप्शन का बयानिया दिया गया और वो इमरान खान और लोगों के दिल के करीब था, तो तब क्या स्टेट न्यूट्रल थी जब एक पॉलिटिकल पार्टी को बयानिया बनाकर दे रही थी, कुछ ना कुछ दे रही थी और बहुत सी तरह की सपोर्ट थी, बहुत कुछ सामने आ गया? मैंने ये नहीं कहा इमरान को दिया गया, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान को दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सर एंटी करप्शन का बयानिया तो पीटीआई के पास ही रहा ना गुज़िश्ता 7-8 साल में। नहीं, तो पीटीआई ने भी बना लिया ना उसको। मैं कह रहा हूँ स्टेट इंस्टीट्यूशंस के क्या भी ओनरशिप थी उस बयानिए की। ये नहीं होता कि बयानिया बना के दे दिया जाता है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस की ओनरशिप थी, इंस्टीट्यूशंस भी कहा करते थे। इमरान खान भी लड़ाई में आ गए, मजरबाद भी होंगे एंटी करप्शन मतलब बदनवानी के खिलाफ आप भी हैं, मैं भी हूं। तो उसमें ये नहीं हो सकता कि जी हम पे कोई इल्हाम हुआ। अगर फर्ज करें ये होता है कि जी कोई हमें कहेगा और हम आंखें बंद करके कूद पड़ेंगे तो हमें तो आज दोबारा से कोई और पोजीशन ले लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे, क्योंकि हम समझते हैं हम जैसे लोग कि जनाब बदनवानी जो है बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, और आप इन लोगों को अगर माफ करेंगे तो आप लाइसेंस टू करप्शन दे रहे हैं और ये इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। तो अगर मतलब है कि अगर ये हो जाएगी कि लूट मार की बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप मुल्क से बाहर लेके चले गए, जायदादें बना ली और आप भूल जाए उस चीज को, तो मेरे ख्याल में ये लड़ाई तो पाकिस्तान की लड़ाई लड़नी चाहिए हम सबको बतौर सहाफी। मजरबाद साहब, बतौर सहाफ़ी इसको मुझे भी करेक्ट कीजिएगा, गालिबन जो मैंने पढ़ा 1952-53 जब पहला मार्शल लॉ लगा या हुकूमत उस वक्त की हटाई गई, उस वक्त भी जो रीज़न दी गई उसमें करप्शन बहुत बड़ी रीज़न थी। उस वक्त भी जो इल्ज़ामात लगे वो करप्शन को लेकर थे। 60 साल से हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आ गई। हर जाने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत की करप्शन पर बात करती है। सर, हम कितने कमज़ोर लोग हैं कि 70 साल में अब इस करप्शन से ही लड़ नहीं पा रहे हो। ये करप्शन हर गुजरते दिन मजबूत और ताकतवर हो रही है। देखिए आयशा, ये कहना ही गलत है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने एंटी करप्शन बयानिया बनाया। इस्टेब्लिशमेंट ने एंटी करप्शन बयानिए को इस्तेमाल किया और ये शुरू के जो अयूब खान के दौर में जो कवानीन बने, चाहे वो एब्डो हो, प्रोडो हो, ये क्या थे कवानीन?
इन कवानीन की बुनियाद पे पाकिस्तान में साफ सुथरे पॉलिटिशियंस को सियासत से बेदखल कर दिया गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे आदमी को बेदखल कर दिया गया सियासत से। 6 साल के लिए पाबंदियां लगा दी गई। लोगों ने माफी मांग ली कि जी हम सियासत में अब नहीं आएंगे। ये बुनियाद बनी थी पाकिस्तान में कि सियासत से सियासतदानों को आउट कर दो और अपने मनपसंद लोगों को आओ। ये आपकी इब्तिदा थी। तो ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट ने एंटी करप्शन, एस्टैब्लिशमेंट ने करप्शन को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। 77 में ज़ियाउल हक के मार्शल के बाद क्या नारा लगा कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, 11 साल निकाल दिए। 85 में आपने एक कानून को ले आए 58(2)B। 4 हुकूमतों को इस बुनियाद पे बरतरफ किया गया कि जी ये करप्ट थी। मोहम्मद खान जुनेजो की, बेनज़ीर भुट्टो की 2 गवर्नमेंट। फिर क्या किया गया, उसी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हीं में से कुछ लोगों को मिला के एक नई गवर्नमेंट बना ली। फिर आपने पैसे तकसीम किए सियासतदानों में और एक गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। तो और जो पाकिस्तान में जो चीज़ों को, करप्शन को, सियासतदानों की करप्शन को, इस्टेब्लिशमेंट की करप्शन को एक्सपोज किया है, वो पाकिस्तान के मीडिया ने किया है, पाकिस्तान के अखबारात ने किया है। पहली 3 गवर्नमेंट के खिलाफ जो खबरें लगी हैं, क्योंकि 86 के बाद निस्बतन अखबारात को कुछ आज़ादी मिली, तो मीडिया की प्रेस क्लिपिंग्स के जरिए चीज़ों को वो किया गया। ठीक। लेकिन वो करप्शन के मुकदमात, वो करप्शन के वो चलते रहे। 2000 मुशर्रफ साहब ने नैब बनाई, फिर 2002 में सियासतदानों को फाइलें दिखाई गई और उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी पैट्रियट और PMLQ बना दी गई। ठीक। फिर आगे चलते हैं, आप बाप पे चले जाएं, आप इन जमातों पे पर चले जाएं। मजहर साहब, ये तो बिल्कुल हालिया तारीख है, इसका मतलब है ये तो दायरों का सफर है। मगर वही सवाल जो आमिर साहब से मैंने रखा, आपने एंटी करप्शन बता दिया कि इस बयानिया को इस्तेमाल किया गया। गद्दारी का बयानिया भी हमारे यहाँ एक तारीख है, इस्तेमाल होता है। इमरान खान राइट नाउ न्यूट्रल से मुतालबा क्या कर रहे हैं? आमिर साहब कह रहे हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट और सभी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। वो कहते हैं इदारे मुल्क को बचाएं। इदारे कैसे मुल्क को बचाएं सर? उनका मुतालबा क्या है उनसे? इदारे मुल्क को नहीं बचाया करते, कौमें मुल्क को बचाया करती हैं। इदारे मुल्क को नहीं बचाया करते, हुकूमत मुल्क को बचाती है। स्टेट की डेफिनेशन क्या है आइन में? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज। और ये वो इदारे हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर किए गए हैं इस मुल्क में। हम एक बयानिया डेवलप कर देते हैं जी, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। ये क्या चीज होती है? हुकूमत के मातहत होती है फौज, फौज के मातहत हुकूमत नहीं होती। ये 1 पेज क्या चीज होती है? तो आपके यहाँ हुकूमतें और सियासी जमातों के बेइंतहा फॉल्ट हैं, उनकी वजह से चीजें खराब हुई हैं। लेकिन जब तक आप पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बनाएंगे, जब तक आप पार्लियामेंट को ताकतवर नहीं बनाएंगे, जब तक पार्लियामेंट अपनी ताकत को महसूस नहीं करेगा, फिर इमरान खान साहब चाह क्या रहे हैं? ये बताएं, नहीं ये बताएं पार्लियामेंट को कौन मजबूत बनाएगा? पार्लियामेंट वो तमाम हरकतें करती है जिससे खुद कमजोर हो। मतलब अगर किसने कहा था कि जी करप्शन करें, ये जरदारी फैमिली से, शरीफ फैमिली से, ये इनका जो अमल है उसकी वजह से जमहूरियत कमजोर होती है। जो खुद जो जमहूरियत के नाम पे जो जमहूरियत पसंद करते हैं, जो करप्शन करते हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? पाकिस्तान आर्मी कहती है, बिल्कुल मैं इस बात पे मुत्तफिक हूं कि जो फौज पे तनकीद है, फौज पे जो तनकीद आप कर रहे हैं कि कंडोन किया है करप्शन को, मुशर्रफ दौर में बिल्कुल हुआ, फिर कई मरतबा बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या इसके ऊपर मतलब एक लाइन ड्रॉ नहीं हो जानी चाहिए कि जनाब अब नो मोर टू करप्शन? लोगों ने अब पिछले में, मैं तो अभी हालिया तारीख की बात कर रहा था, पिछले 7-8 साल में जो बयानिया एंटी करप्शन बना या बनाया गया या इस्तेमाल किया गया, तो भाई वो तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर हम ये देखें कि जनाब उस बयानिया के बाद जवाब ले लेते हैं, करप्शन खत्म तो ना, आप मतलब पूरा का पूरा कलाबाजी ले लें, फिर तो मतलब कोई बात नहीं बनती ना। जी मजहर साहब, मुझे फिर महमल की तरफ जाना है। जी मजहर साहब, मगर करप्शन इज एन इशू। मेरे भाई, इन फाइलों को कौन खोलता है और कौन बंद करता है? किसने, क्यों? मेरे नुक्ता नजर से मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, मैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं ना, तो मैं यही बात कह रहा हूं। तो मसला ये है कि इनको प्रोटेक्शन, आज क्या सूरत हाल है, आज क्या इमरान खान कह रहे हैं, आज दबे अल्फाज में कह रहे हैं, कल खुलकर बात करेंगे।
तो और खुद इमरान खान की पार्टी के अंदर क्या करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया? क्या उन मुकदमात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया? क्या उन स्कैंडल्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया? तो हमारे यहाँ ओवरऑल जो करप्शन का बयानिया है, जो एंटी करप्शन बयानिया है, उसको हमने अक्रॉस द बोर्ड देखना है। मुझे महमल को शामिल करने की इजाजत दीजिएगा। महमल साहिबा, वही सवाल आपसे है जो मैं जानना चाह रही हूँ, आखिर इमरान खान का न्यूट्रल से मुतालबा क्या है? उन्होंने कहा ताकत आपके पास है, मुल्क को चोरों से बचाएं। वो सिटिंग गवर्नमेंट को चोर कह रहे हैं, तो वो ख्वाहिश क्या जा रहे हैं? सिंपल मुतालबा, सिंपल ख्वाहिश है कि उनको वापस ले आए जिस तरह 2018 के अंदर जो है वो लाया गया था। ये सिंपल सी उनकी ख्वाहिश है। जहां तक करप्शन की बात हो रही है, देखिए आपने वो डीजी नैब की जो आपने बात की थी, उनकी वीडियो की भी बात हुई थी, तो हमें ये भी मालूम है कि उस वीडियो के बाद फिर क्या हुआ कि जो पीटीआई के अपने केसेस थे वो कहां पर पहुंचे। अगर पीटीआई बिल्कुल कोई एक वाकई एंटी करप्शन और साफ शफाफ वो करने आ रही थी, तो फिर वन साइडेड तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना। फिर आप इस तरह के मुकदमात तो नहीं बनाते कि आपने सिर्फ किसी को टारगेट ही करना है, अपने अपोनेंट्स को ही करना है, और जो अपने अंदर चीजें हो रही हो खुद लेकर आए। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी, शुगर कमीशन भी लाए, वीट भी लाए, और भी चीजें, लेकिन उनके ऊपर क्या हुआ? मालम जब्बा केस का क्या हुआ? पेशावर बीआरटी का क्या हुआ? तो ये जो चीजें हैं, ये कहना कि इस तरीके से, और फिर जो करप्शन की एक बात हो रही है, बिल्कुल करप्शन के ऊपर होना चाहिए, केसेस जो है वो चलने चाहिए, लेकिन वो सही तरीके से, ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि वो करप्शन के बजाय जो है कामे के ऊपर निकाल दिया जाए, बीच की चीजें ढूंढी जाए, फिर ये कि जो सियासतदान पसंद आ गए उनको सब माफ, और जो नहीं पसंद तो उनके खिलाफ। महमल साहिबा, कतई कलामी की माजरत, जहां तक मुझे याद पड़ता है पीटीआई ने अपने आखिरी एक साल में खुद ये तस्लीम करना शुरू कर दिया था कि हम नाकाम रहे अपने करप्शन के बयानिए को लेके, जबकि एक पेज रहा, तमाम मामलात आसान रहे, नैब अपने हिसाब से चलती रही, मगर वो तस्लीम करना शुरू हो गए थे, जो आप बात कर रही हैं कि वो कामयाब ना हो सके अपने उस बयानिए को लेकर। वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी थी ना। आप देखिए बशीर मेमन वगैरह ने जो चीजें बताई हैं, इवन डीजी नैब ने भी जो पहले दिए, सॉरी चेयरमैन नैब ने जो पहले दिया था एक इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को, उसके अंदर उन्होंने क्या बातें की थी कि वो दूसरी चीजों के ऊपर भी आना चाह रहे हैं, जो पीटीआई के ऊपर भी केसेस से उनके तरफ से जाने दे रहे। बशीर मेमन साहब ने बताया वो किस किस्म के केसेस, इवन ट्रीजन, हम गद्दारी की बात कर रहे हैं ना, हम गद्दारी के ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, वो तो मुकदमा बनवाना चाहते थे पिछली हुकूमत। तो ये तो हमारी अगर सियासत में, बार बार वही बात दोबारा रिपीट करूंगी आयशा, कि सियासतदानों को ये सारी जो माजी की गलतियां, इन सब चीजों से अब निकलकर इकट्ठे बैठना चाहिए और न्यूट्रल्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। खान साहब क्यों बार बार इसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो आए, उनके लिए मुदाखलत करें और इनको निकाल दे जो इस वक्त हुकूमत है। अच्छा, आप जो है अवाम होनी चाहिए, अवाम है ताकत का सरचश्मा। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अवाम के पास। महमल साहिबा, एक आखिरी कमेंट जिस पे मैं आप सबसे ही चाहूंगी, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप बात कर रही हैं, इसहाक डार साहब की वापसी के बड़े चर्चे हैं और इसको लेकर गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर और बताई खुसूसियात मिफ्ता साहब की कि वो कितने बड़े टीम का इस वक्त सपोर्ट बने हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। ये जो घर के अंदर डिसऑर्डर है, ये मिफ्ता साहब की मोहब्बत में है नून लीग में, या किसी की डार साहब की नापसंदीदगी को लेकर है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि डार साहब की नापसंदीदगी, लेकिन बात यह है कि मिफ्ता जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम इस वक्त करे, बहुत मुश्किल सिचुएशन है जिसके अंदर उन्होंने मुश्किल डिसीजंस भी लिए हैं। और जो अगर उनके अंदर डिले हुआ था तो वो तो हुकूमत की तरफ से हुआ था ना, वो तो खाली मिफ्ता साहब की तो अकेले की नहीं थी। और आपने देखा होगा कि उनको अंडरमाइन किया जा रहा था बार बार लंदन से। तो ये जो चीजें उनके काम के अंदर भी वो खलल थी, या वो एक चीज, एक डिले आ रहा था, तो ये होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में शाहिद खाकान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हुकूमत में इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता साहब है। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप उनसे इस्तीफा ले लें, बजाय इसके कि इस किस्म के हमले करें पीछे से। ठीक हो क्या आमिर ज़िया साहब, लंदन से क्यों अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर मिफ्ता साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है? यही तो बदकिस्मती इस मुल्की के, हमेशा लंदन वाशिंगटन से अंडरमाइन होता है। मिफ्ता साहब ने यकीनन बहुत मुश्किल हालात में मतलब ये चीज़ों को चला रहे हैं, और यकीनन मैं महमिल की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि लंदन जो था बार बार अंडरमाइन कर रहा था, ऐसे बयानात आ रहे थे। और हमें पता है कि जनाब लंदन और पाकिस्तान, जैसे एमक्यूएम का है ना, एमक्यूएम लंदन एमक्यूएम पाकिस्तान, तो पीएमएल लंदन खैर गालिबन उस नहज पे नहीं पहुंचा मामला, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन है। और वो आपको उसके अंदर नजर आता है कि उसका मिफ्ता साहब अगर शिकार होते हैं तो वो एक कैजुअलिटी होंगे उसके। जी मज़हर साहब, क्या वाकई मिफ्ता साहब कैजुअलिटी बन जाएंगे? ख्वाजा आसिफ अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि घर से ही उनके ऊपर वार हो रहे हैं। देखिए, बड़ी ज्यादती होगी मिफ्ता के साथ कि पहले आपने उनसे एक मुश्किल काम करवाया, उन्हें अवाम की नज़रों में अनपॉपुलर किया, और आप अपने रिश्तेदारों में से एक को लेकर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब एक्सकॉन्डर हैं, पहले तो उन्हें वो आके सरेंडर करें,
मुकदमा फेस करें। दुरुस्त। ये हमारी बदकिस्मती है कि आप एक आदमी को जो है उसको एक ऐसा टास्क देते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, और जाहिर है वो पीरियड, इतना पीरियड जो 2-3 महीने का है और अभी भी शायद कितने महीने चलें, वो डिफ़िकल्ट पीरियड है। मेरा ख्याल है जब आपने एक मुश्किल टास्क उस शख्स को दिया है और वो शख्स अब ये कह रहा है कर पाता है नहीं कर पाता, क्योंकि आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने सीरियस हैं, ठीक, लेकिन अगर वो चैलेंज को कबूल कर रहा है तो इसहाक डार साहब आएँ ज़रूर, लेकिन मुकदमात के लिए आएँ, अपने आप को सरेंडर करने के लिए, अपने आप को सरेंडर करके आएँ। और देखना यह है कि कहीं मिफ्ता कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस ना हो जाए सियासत में। इस वक्त जिम्मेदारी लेकर बैठे तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब, महमद सरफराज साहब और मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे। लेकिन बात वही है, सियासतदान कहीं सीख ही ना लें कि वो सहारों के बगैर चल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।